हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अखिलेश अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, आप लोग घर से ही लगातार आप ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। अभी हम आप लोग को एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जैसे गांव में एक मूर्तिकार था और उसने बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाता था। उस मूर्तिकार का एक लड़का हुआ और वो बचपन से ही मूर्तियाँ बनाने लगा और मूर्तियाँ बनाता था, अपने पिता को दिखाता था। तो उसके पिता ने उसकी कामयाबी पर बहुत ही खुश होता था, मगर उसके मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकालता था, जिससे लड़के को कोई भी कष्ट नहीं होता था। उस लड़के को अगले मूर्ति में उस लड़के ने उस कमी को दूर करने की कोशिश करता था। इसी तरह बनाता गया और कमी जैसे मूर्ति बनाता तो मूर्तिकार खुश होता था, मगर कुछ ना कुछ कमी मूर्ति में निकाल देता था। तो उस लड़के ने मूर्ति इतना अच्छा बनाने लगा, इतना अच्छा कि उसकी मूर्ति जो है उसके पिता अपने पिता से भी अच्छी मूर्ति बनाने लगा और उस लड़के की मूर्ति अपने पिता की मूर्ति से ज़्यादा रेट में बिकने लगी और लोग उसके मूर्ति की तारीफ़ करते थे। उसके पिता की मूर्ति जितने पैसे में पहले बिकती थी उतनी पैसे में बिकती थी। तो ऐसे बनाता गया, हमेशा अपने मूर्ति को ही बनाता था, पिता को अपने ज़रूर दिखाता था। पिता भी उस मूर्ति को दिखाता था, पिता हमेशा खुश होता था अपने अंदर दिल से, मगर कुछ ना कुछ इसमें कमी ज़रूर निकालता था। जिससे कमी इसलिए निकालता था कि उसका लड़का और अच्छी मूर्ति बनाए। तो ऐसे बनाते बनाते एक दिन क्या हुआ कि उस लड़के ने अपने पिता को मूर्ति दिखाई और उसके पिता ने बोला कि मूर्ति तो अच्छी है मगर इसमें एक कमी है। उस लड़के को गुस्सा आ गया और उस लड़के ने बोला कि हाँ, आप मेरे मूर्ति में कमी निकालना है। अगर आप ही इतना कलाकार होते तो आप मुझसे अच्छी मूर्ति बनाते और आपकी ज़्यादा पैसे की बिकती, हमारी ज़्यादा पैसे की नहीं बिकती। पिता को बहुत ही कष्ट हुआ और उसी दिन से उसने उसको सलाह देना बंद कर दिया। लड़का तो बहुत खुश था। उसने कुछ समय तक मूर्ति बनाई, बेची, खुश था। उसको अब कोई रोकने छेकने वाला था नहीं, जैसे इच्छा करे वैसे मूर्ति बनाए। मगर एक समय ऐसा आया कि उसकी मूर्ति की कोई प्रशंसा नहीं करता था, न उसकी मूर्ति ज़्यादा रेट में बिकती थी। तो उस लड़के ने नोटिस किया कि क्यों हमारी मूर्ति की अब कोई प्रशंसा नहीं करता है और हमारी मूर्ति अब ज़्यादा रेट में भी नहीं बिकती है, पहले इतना रेट में बिकती है। तो उसने अपने पिताजी के पास गया और बोला कि पिताजी, हमारी मूर्ति जो थी पहले ज़्यादा रेट में बिकती थी, लोग प्रशंसा भी करते थे, मगर अब न कोई प्रशंसा करता है न ज़्यादा रेट में बिकती है। तब उसके पिता ने सलाह दिया पिता बोला कि हमको ये पता था कि ऐसा होगा। तो लड़के ने बोला कि जब आपको पता था तो आप क्यों नहीं बताए मुझको? तो बोला पिता कि हम बताएं कैसे, तुमको तो गरूर हो गया था, घमंड हो गया था कि मैंने अपने पिता से अच्छी मूर्ति बनाता हूँ, तो हमको अब किसी से सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने सलाह देना क्या किया, बंद कर दिया। हमको पता है। तो उस लड़के ने बोला कि हमको क्या करना चाहिए अब? तो वही पिता ने समझाया कि आप कोई भी काम करिए, आप ये सोच के करिए कि अभी भी इस काम में कोई कमी है, अभी हमको इससे भी बेहतर करना है। जब आप किसी काम से संतुष्ट हो जाएंगे
तो वहीं पे आपका विकास वहीं पे रुक जाएगा। यानी कोई भी काम करिए आप ये सोच के करिए कि अभी भी इसमें कोई कमी है, हमको अभी भी इसमें सुधार करनी है। जब ये सोच कर कोई भी काम करेंगे, प्रतिदिन काम करिए, उसमें ये सोचिए कि अभी कमी, इससे अच्छा हम कर सकते हैं, इससे अच्छा कर सकते हैं, इससे अच्छा कर सकते हैं, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए भैया अगर आपको कोई सलाह देता है तो आप ये न सोचिए कि हम इससे ज्ञानी हैं, हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है तो इसकी सलाह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सलाह देता है तो उसको ध्यान से सुनिए और उस पर अमल कीजिए। दुनिया में अभी बच्चे हैं, अभी हाई स्कूल इंटर पास करते हैं, बीए, उनको दो रास्ता होता है, एक अच्छे रास्ते पे चलते हैं, बुरे रास्ते पे। बुरे रास्ता तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, मगर बस वो कुछ समय के लिए अच्छा लगेगा, क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है। अच्छे रास्ते पे चलेंगे, राहें तो कठिन होगी मगर मंजिल बहुत अच्छी मिलेगी। तो इसलिए आप प्रतिदिन अगर कोई भी कार्य करते हैं तो अपने दिल से पूछिए कि आप उस अच्छे कार्य यानी उस सही रास्ता है कि गलत रास्ता है। अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे, रास्ता तो कठिन होगा मगर मंजिल बहुत अच्छी होगी। आप किसी घर पे बच्चे हैं, बच्चा पैदा होता है तभी लोगों को, माँ बाप या नाते रिश्तेदार को उससे उम्मीद हो जाता है कि हमारा लड़का आगे चल के बहुत ही होनहार बने। और आप नौकरी पाते हैं या कोई भी कामयाबी हासिल करते हैं तो आपके घर के साथ साथ आपके गांव आपके नाते रिश्तेदार सबको खुशी होती है। इसलिए आप लोग कोई भी रास्ता चुनिए, अच्छा रास्ता चुनिए और उसमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करिए कि हम इससे अच्छा और कैसे कर सकते हैं, इससे अच्छा कैसे कर सकते हैं, और उस रास्ते पे चलिए। अगर आप लोग को हमारा विचार पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी बताइए। धन्यवाद। हम लोग पढ़ रहे थे भैया संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हम लोग भाग 17 तक पढ़ चुके थे भैया ना, भाग 17 तक पढ़ चुके थे उपनिष्ठ घटक। अब हम लोग पढ़ेंगे भाग 18। भाग 18 में कैसे क्वेश्चन आपकी एग्जाम पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे कि आपको एक लाइन में समझ में आ जाए बड़ा से बड़ा क्वेश्चन। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहले कुछ इसका पॉइंट होता है, पॉइंट सुन लीजिए। जैसे भैया x पे n घात माइनस y पे n घात, x पे n घात माइनस y पे n घात, अगर n सम संख्या हो, जो घात n है क्या हो, सम हो, तो x प्लस y से भी विभाजित होगा और x माइनस y से। अगर घात जो है सम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, सब आपको क्रम वाइज वीडियो मिल जाएगी जिसमें सम भी आपको पढ़ाया गया संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर में। तो सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। तो x पे n घात माइनस y पे n घात, n क्या है, सम है। अगर सम रहेगा तो यह संख्या x प्लस y से भी विभाजित होगी और x माइनस y से विभाजित होगी। अगर x पर n घात माइनस y पर n घात, अगर n विषम संख्या है, n क्या है, विषम संख्या है, तो x माइनस y से ही केवल विभाजित होगा, x प्लस y से विभाजित नहीं होगा। अगर x पे n घात बीच में प्लस लगा दिया, y पे n घात, अगर n विषम संख्या हो, n का मान क्या हो, विषम, n विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। अगर n विषम संख्या है तो x प्लस y से विभाजित होगा। अब देखो भैया क्वेश्चन कैसे आपकी एग्जाम पूछता है उसको ध्यान से आप लोग सुनना, बस एक लाइन में आप सॉल्व करोगे। दिया है कि 47 पे 42 घात माइनस 35 पे 42 घात,
निम्न में से किससे पूर्णतया विभाजित है? आप सॉल्व करोगे। ऑप्शन दे दिया 82, 12 बोथ ए एंड बी, यानी 82 और 12 दोनों से, नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो हम बोले हैं 42 घात है ना, 42 सम है कि विषम? सम है ना, बीच में क्या है? माइनस है। तो अगर घात सम हो तो यक्स प्लस वाई से विभाजित होगा, यक्स माइनस वाई से भी विभाजित होगा। तो यक्स प्लस वाई से भी विभाजित होगा, यक्स माइनस वाई से भी विभाजित होगा। ध्यान सुनिएगा। तो यक्स प्लस वाई 47 पे 42 घात माइनस 35 पे 42 घात है, घात सम है तो यक्स प्लस वाई से विभाजित होगा। तो 47 प्लस 35, तो 7 5 12 और 4 3 7 1 8, यानी यह 82 से भी संख्या कटेगी और यक्स माइनस वाई से भी विभाजित होगा। तो यहाँ क्या है? यक्स माइनस वाई से विभाजित होगा। 47 यक्स वाई की जब 47 और 35 है, 47 माइनस 35, यानी यह संख्या आपको रूल मालूम रहेगा भैया, तो आप बता दोगे कि यह संख्या 82 से भी विभाजित होगा और 12 से विभाजित होगा। तो इसका आंसर लगाएंगे बोथ ए एंड बी, यानी ए से भी विभाजित होगा और बी से भी विभाजित होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे, बोल दे 75 पे 36 घात माइनस 35 पे 36 घात। 75 पे 36 घात माइनस 35 पे, या इसी को 45 बना लो। 75 पे 36 घात माइनस 45 पे 36 घात एवं 92 पर 40 घात माइनस 60 पे 40 घात, 60 पे 40 घात का उभयनिष्ठ घटक निम्न में से कौन सा है? देखो भैया ध्यान सुनना, 92 को आप 90 बना लो, काहे को काटने में आसान है। 75 पे 36 घात माइनस 45 पे 36 घात एवं 90 पे 40 घात माइनस 60 पे 40 घात का निम्न में से उभयनिष्ठ घटक कौन सा है? निम्न में से उभयनिष्ठ घटक कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा भैया, आपको ऑप्शन में दे देगा 10, 11 बोथ ए एंड बी, ऑप्शन दे देगा नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि 75 पे 36 घात माइनस 45 पे 36 घात एवं 90 पे 40 घात माइनस 60 पे 40 घात निम्न में से उभयनिष्ठ घटक कौन सा है? ध्यान सुनते रहिएगा भैया। 36 सम है कि विषम? 36 भी सम है और 40 भी सम है। जब सम है तो आपका सम है ना, तो यक्स प्लस वाई से भी विभाजित होगा और यक्स माइनस वाई से भी विभाजित होगा। तो अब देखिए, अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 75 माइनस 45 क्या हो जाएगा? 30 और 90 माइनस 60 बराबर 30। ये प्लस वाले से विभाजित होगा। 75 प्लस 45, 5 5 10, 7 4 11 12 120 और 90 और प्लस 60 150। ध्यान सुनते रहना भाई। तो यह आपका ऑप्शन में दिया 10 11, बताओ 11 से कटेगा, क्योंकि अगर 11 का गुणनखंड अगर 30 का करेंगे तो 10 33 कट जाएगा, 10 33 हो जा रहा है ना। तो अगर कोई संख्या 30 से विभाजित होगी, 30 से विभाजित होगा, जब 30 से विभाजित होगा तो वह 10 से भी अवश्य विभाजित होगा।
क्योंकि 30 जो है 10 से विभाजित हो रहा है, 10 का गुणनखंड 30 का गुणनखंड 10 है। तो इसलिए अगर कोई संख्या 30 से विभाजित होगी तो वह संख्या 10 से भी विभाजित होगी। इसका आंसर क्या होगा 10। 11 से विभाजित होगा नहीं, क्योंकि किसी का भी गुणनखंड 11 नहीं आ रहा है। अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे तो इसका उभयनिष्ठ घटक क्या हो जाएगा? इसका उभयनिष्ठ घटक हो जाएगा, इसको लिख सकते हो उभयनिष्ठ घटक। तो इसका उभयनिष्ठ घटक होगा 30 को लिख सकते हो 10 गुणते 3। 30 का आंसर क्या हो जाएगा 10। ऐसा हल किया जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दे, बोल दे 47 पे 47 घात 47 पे 47 घात प्लस 43 पे 47 घात 43 पे 47 घात एवं 47 पे 43 घात प्लस 43 पे 43 घात का उभयनिष्ठ घटक कौन सा है? का उभयनिष्ठ घटक कौन सा है? ध्यान से सुनिएगा भैया। ऑप्शन में दे देगा का उभयनिष्ठ घटक कौन सा है। ऑप्शन में दे देगा 90 18 5 उपरोक्त सभी। बोल रहा है कि 47 पे 47 घात प्लस 43 पे 47 घात, प्लस है बीच में ना। अब घात सम है कि विषम है? घात विषम है, तो विषम है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। 47 अब प्लस x प्लस y से विभाजित होगा 43 7 3 10 4 4 8 1 90 होगा। दूसरा दिया 47 पे 43 घात प्लस 43 पे 43 घात, ये भी क्या है विषम है, तो भी जोड़ेंगे 47 प्लस 43 बराबर। ऑप्शन में क्या दिया है 90 दिया है, तो ये 90 से तो कटेगा ही, 90 से क्या होगा विभाजित होगा, मगर इसका उभयनिष्ठ घटक निकालेंगे भैया। उभयनिष्ठ घटक तो 90 का उभयनिष्ठ घटक अगर निकालोगे तो 18 5 90, यानी यह संख्या 90 से तो विभाजित होगी और 90 का गुणनखंड 18 5 90, यानी 90 18 5 से भी कटेगा, 90 से कटेगा तो यह भी संख्या 18 और 5 से भी कट जाएगी। तो 90 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो इसका उभयनिष्ठ घटक क्या होगा? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे दे दे भैया 49 पे 49 घात 49 पे 49 घात 35 पे 49 घात एवं 49 पे 35 घात माइनस 35 पे 35 घात का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से कौन सा है? का उभयनिष्ठ गुणनखंड निम्न में से का उभयनिष्ठ घटक निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? ध्यान से सुनिए भैया। कह रहा है कि का उभयनिष्ठ घटक निम्न में से कौन सा? ऑप्शन दे देगा 14 7 बोथ
ए एंड बी नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं। ध्यान सुनिएगा, कर कि 49 पे 49 घात माइनस 35 पे 49 घात एवं 49 पे 35 घात माइनस 35 पे 35 घात का वनिष्ठ घटक निम्न में से कौन सा है। इसको अगर साथ देखो भैया, घात सम है कि विषम है? घात विषम है। जब घात विषम है तो यक्स माइनस वाई से ही केवल विभाजित होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 49 माइनस 35 क्या होगा? 14। इस पर भी घात विषम है, 49 माइनस 35 14। तो 14 गुणनखंड करोगे 7 गुना के 14, यानी 7 से भी विभाजित होगा, 14 से भी विभाजित होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। ऐसे हल किया जाता है। अगला क्वेश्चन जैसे आपसे पूछें, बयासी पे 40 घात, 82 पे 40 घात माइनस 40 पे 40 घात को 21 से भाग देने पर, को 21 से भाग देने पर, 21 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? शेष क्या प्राप्त होगा? ध्यान सुनिएगा। ऑप्शन में जैसे दे देगा 1 0 तय नहीं कर सकते, नन ऑफ द, जिनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि 82 पे 40 घात, 82 पे 40 घात माइनस 40 पे 40 घात को 21 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? 21 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा? ऑप्शन दे दे 1 0 तय नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा आप लोग भैया, 21 से भाग दे रहा है ना, बोल रहा है कि शेष क्या प्राप्त होगा। तो 21 से अगर भाग देंगे तो शेष क्या प्राप्त होगा? सॉल्व करेंगे इसको। घात सम है कि विषम है? घात सम है कि विषम है? घात सम है। जब सम घात है तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यानी x के स्थान पे 82 और प्लस 40, 122 और 82 माइनस 40 42, यानी यह 122 से भी विभाजित होगा, 122 से भी विभाजित होगा और 42 से भी विभाजित होगा। ध्यान सुनिएगा भैया, 122 से भी विभाजित होगा, 42 से भी विभाजित होगा। तो आप बताओ ऑप्शन में 42 भी, अगर 42 का गुणनखंड करोगे 21 दूना के 42, यानी जब यह 42 से विभाजित होगा तो यह संख्या 21 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 21 42 का गुणनखंड है। तो जब 21 से भाग देंगे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, किसी घटक या गुणनखंड से, किसी घटक या गुणनखंड से दी गई संख्या को भाग देने पर, दी गई संख्या को भाग देने पर, किसी घटक या गुणनखंड से दी गई संख्या को भाग देने पर शेषफल सदैव 0 प्राप्त होता है। शेषफल सदैव 0 प्राप्त होता है। हम बोले किसी घटक या गुणनखंड से दी गई संख्या को भाग देने पर शेषफल सदैव 0 प्राप्त होता है। शेषफल क्या प्राप्त होता है? शेषफल सदैव 0 प्राप्त होता है। अब देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दे, 3775 में
3375 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 65 से पूरा विभाजित हो जाए, 65 से पूरा विभाजित हो जाए। देखो भैया ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि 3375 में किस छोटी से छोटी संख्या से 3375 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 65 से 65 से पूरा विभाजित हो। ध्यान सुनिएगा, 3375 है ना। अब कह रहा है किस छोटी से छोटी, मान लो n से गुणा कर जिससे प्राप्त संख्या 65 से पूरा कर जाए। मान लो छोटी छोटी संख्या क्या है, n है। कैसे हल किया जाता है, इसको 5 से काटेंगे, 5 31 37 हो गया, 5 7 35, 5 5 25 और 5 1 5 5 15, 13 बार में कट गया ना। तो कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 65 से पूरा विभाजित हो जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे भैया, तो क्या लिख सकते हैं, 675 गुणते n बटे में 13। तो छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो आप ये बताइए कि 675 n के जगह पर हम 13 अगर लिख देंगे तो 13 से कट जाएगा 300, इसका क्या हो जाएगा 13। बस हल कर देंगे ऐसे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दें 2860 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि जिससे प्राप्त संख्या 242 से पूरा विभाजित हो जाए। कह रहा है कि 2860 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 242 से पूरा विभाजित हो जाए। ध्यान सुनिएगा भैया, सॉल्व करोगे 2860 गुणते, मान लो छोटी से छोटी संख्या क्या n है और 242 से पूरा विभाजित। कैसे काट दें, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 चौक 8 2 3 6, 2 1 2 2 4 2 1 2, 11 से काट लें, 11 से कटेगा, हाँ कट जाएगा 11 से। 11 11 33, 11 100, इसको आप लिख सकते हो 130 गुणते n बटे में 11। तो छोटी से छोटी संख्या बोला है, तो n के जब क्या अगर रख दें 11 रख दें तो 11 से 11 कट जाएगा, तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो 11। ऐसे हल किया जाता है। अभी एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बोल दे निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बोला भैया कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन में दे देगा 12,000, 12 45 62, 12 45 63 और 12 45 67, उपरोक्त सभी। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसे ही आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, आप लगेंगे सबका वर्गमूल निकालने कि किसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है,
वही पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो भैया, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी बात हमारी याद रखना, नोट में लिख लो, नोट में लिख लीजिए। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। देखो भैया, मैं ध्यान सुनिए, हम बोले कि यदि किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2, 3 हो, 7 हो, 8 हो, अगर लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। जैसे हमारी बात से 2 का वर्ग करोगे 4, 3 का वर्ग करोगे 9, 4 का वर्ग करोगे 16, 5 का वर्ग करोगे 25, 6 का वर्ग करोगे 36। बताओ, किसी भी संख्या का वर्ग करोगे तो लास्ट में 2, 3, 7 या 8 नहीं आ सकता है। तो इसका आंसर क्या बताओगे? उपरोक्त सभी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, बताइए। आपको बहुत ही सरल तरीके से सब क्वेश्चन समझाया गया और बताया गया। आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।